गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का 9वां लेसन सीखेंगे, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो आइए कवि परिचय देख लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 1978 में हुई थी। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष है। मतलब वह एक एजेड साहित्यकार, मतलब लिटरेचर जिन्होंने लिखा ऐसे बहुत ही फेमस और संस्कृति पुरुष है। मतलब कल्चर जो है वो उस कल्चर को के साथ रहने वाले या उसका पालन करने वाले यह जगदीश चंद्र माथुर जी है। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी यह जो केंद्र है यह एक रेडियो केंद्र है और इस रेडियो सेंटर पर आकाशवाणी पर उन्होंने काम भी किए हैं और वहाँ काम करते करते उन्होंने हिंदी को बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बनाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। जगदीश चंद्र माथुर प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित मतलब फेमस है। उन्होंने लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में हम जान लेते हैं। एक कोणार्क, यह एक कृति, यह रचना है उन्होंने लिखी है, साहित्य उन्होंने लिखा है। पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि कृतियों को या रचनाओं को या साहित्य को उन्होंने लिखा है। रीढ़ की हड्डी यह जो एकांकिका है या एक नाटक के तौर पे रचा गया यह जो ड्रामा है या एकांकिका है, यह जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। तो आइए इस एकांकी या इस नाटक की कुछ जानकारी या उस गद्य संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। स्त्री शिक्षा एक औरत का एडुकेशन, कि औरत पढ़ी लिखी बहुत ही होना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, यह बात उन्होंने इस एकांकी द्वारा दिखाई गई है। समाज के दकियानुसी विचारों पर, दकियानुसी का मतलब होता है अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता। तो इन विचारों पर उन्होंने प्रहार करते हुए लेखक ने नारी का सम्मान को महत्व जो है वो प्रदान यहाँ पर किया गया है, कि यहाँ पे नारी को महत्व मिलना या नारी को सम्मान मिलना, यह बात को ध्यान में रखते हुए यह एकांकी जो है वो लिखी हुई है। वक्त जो है इसमें बहुत परिवर्तन जो है वो आ चुका है। समाज में नारी को इतना महत्व जो है वो नहीं दिया जाता। आज भी सामाजिक कुरीतियाँ या रूढ़ी परंपरा जो है पुराने ज़माने की, इसमें नारी का शोषण जो है वो हमेशा दिखाई देता है और हमारे समाज में यह एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पे नारी का शोषण किया जाता है। वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो या वो सक्षम नारी हो, पुरुष उसे हमेशा हीनता ही समझता है या हीन ही समझता है, उसको महत्व देता नहीं है। लेकिन विवाह के समय नारी के गुणों के जो भी गुण होते हैं, परिवार की आय को जांचा जाता है तथा दहेज जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो है वो मांगा जाता है। यहाँ पे वो कितनी पढ़ी लिखी है ये न देखते हुए, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर नारी जो है उसको हीन समझा जाता है। तो इस लेसन के ज़रिए लेखक या इस एकांकी के ज़रिए लेखक जो है वो क्या करना चाहते हैं कि नारी को महत्व यहाँ पर देना चाहते हैं और नारी शिक्षा को वो ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं। तो रूढ़िवादी जो मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस का यह उद्देश्य जो है, इसको ध्यान में रख के जगदीश चंद्र माथुर जी ने यह एकांकिका लिखी है। तो आइए पाठ शुरू करने से पहले या यह ड्रामा या एकांकी शुरू करने से पहले उसमें कौन से कैरेक्टर
या कौन से पात्र जो है वो काम करेंगे, उनका नाम जो है वो ध्यान में रख लेते हैं या पढ़ लेते हैं। पात्र उमा, यहाँ पर उमा जो है वो सुशिक्षित युवती है, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी एक लड़की है या युवती है। राम स्वरूप यह उमा के पिताजी हैं और प्रेमा यह उमा की माँ है। कहने का मतलब यहाँ पर राम स्वरूप और प्रेमा यह पति पत्नी है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है उमा, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी है। शंकर यह एक युवक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। यहाँ पर शंकर यह जो लड़का है, यह उमा को देखने के लिए एक लड़का जो है वो आया है जिसका नाम शंकर है, और शंकर के पिताजी जो शंकर के साथ लड़की देखने के लिए आए हैं जिनका नाम है गोपाल प्रसाद। वहाँ पे रतन नाम का एक नौकर है जो राम स्वरूप जी के घर पे काम करता है। तो राम स्वरूप का नौकर है रतन। तो आइए पाठ शुरू करने से पहले वहाँ का जो माहौल है, एक नाटक का या एकांकिका का जो वातावरण या वहाँ का माहौल है, वो माहौल को पहले हम पढ़ लेते हैं। एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के है या आधे उम्र के है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो यहाँ पर एक वातावरण, एक माहौल को बताया है कि एक व्यक्ति की पीठ नज़र आ रही है जो आधे उम्र के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथ में एक तख्त है। तो तख्त का मतलब होता है लकड़ी की बनी हुई एक बड़ी जो चौकी रहती है उसको कहेंगे तख्त। तो उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जो उसकी पीठ दिखाई दे रही है, उस व्यक्ति ने हाथ में एक तख्त पकड़ा है और उस तख्त का दूसरा सिरा जो है वो एक दूसरा व्यक्ति जिसका जो मतलब वो नौकर है, उस नौकर के हाथ में पकड़ा हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे राम स्वरूप जो अधेड़ उम्र के हैं और जिसकी पीठ नज़र आ रही है वो खुद राम स्वरूप जी है। वो क्या कहते हैं देखो, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखने जाने की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे राम स्वरूप जी जो है, मतलब उमा के पिताजी जो है, वो नौकर को कहते हैं थोड़ा धीरे धीरे चल और उस तख्त को जो है वो उस साइड या उधर तुम मोड़ दे। रतन कहता है बिछा दे साहब। रतन यह उनका नौकर है जो कहता है कि तख्त को यहाँ पे बिछा दो। राम स्वरूप जी कहते हैं, ज़रा तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? और इस तरह से राम स्वरूप जी वो बहुत ही ज़्यादा हेवी वस्तु या तख्त उठाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोले कि जब भगवान या परमात्मा जब अकल बांट रहा था तो तू देर से पहुंचा था क्या? यह बात कहते हुए रतन जो है वो तख्त बिछाता है और ही करके हंसता है। राम स्वरूप जी कहते हैं दरी उठाते हुए, अभी यहाँ पे दरी मतलब जो बिछाने के लिए जो कपड़ा रहता है, मोटे सूत का जो बिछावन रहता है उसको दरी कहते हैं। तो दरी जो है वो उठाते हुए राम स्वरूप जी कहते हैं, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तो इस तरह से राम स्वरूप जी हाथ में दरी उठाते हुए रतन को उनकी बीवी के कमरे से हारमोनियम और सितार, यह जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो लाने के लिए रतन को कहते हैं। रतन भी चला जाता है और उस वक्त राम स्वरूप और उनकी पत्नी जो प्रेमा है वह दोनों मिलकर उस दरी को उस तख्त पर जो है वो बिछाते हैं। उसी समय राम स्वरूप जी की पत्नी प्रेमा यहाँ पर कहती है,
लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुँह फुलाए पड़ी है। उमा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि उमा जो है वह एक सुशिक्षित युवती, एक पढ़ी लिखी लड़की है जिनके माता पिता राम स्वरूप और प्रेमा है। उमा को देखने के लिए लड़का आने वाला है और यहाँ पर प्रेमा जो है वो उनकी बेटी उमा को, लाडली बेटी उमा जो है वो यहाँ पर मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप जी कहते हैं, क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। अभी करीने से आना मतलब कमिंग नीटली, करीने से आना मतलब व्हाट, देन कमिंग नीटली, तो ठीक ठाक जो है वो नीचे आ जाना, ऐसे उमा को, प्रेमा को कहा कि उमा को बता देना। राम स्वरूप जी अपनी पत्नी प्रेमा को कहते हैं कि बेटी को कहना, उमा को कहना कि वो करीने से आए, कमिंग नीटफुली या नीटली। इस तरह से ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। यहाँ पे राम स्वरूप जी प्रेमा को, अपनी पत्नी को ये कहते हैं कि जो लड़का, जिसका नाम शंकर है, जो उमा को देखने के लिए आने वाला है, उन लोगों के बारे में राम स्वरूप जी प्रेमा को ये कहते हैं कि वो खुद तो पढ़े लिखे हैं। शंकर, जो लड़का उमा को देखने आएगा, वो खुद पढ़ा लिखा है, वो वकील है और बहुत बड़ी बड़ी सभा या सोसाइटी, जो भी सभा रहती है, बड़ी बड़ी सोसाइटी में पार्टीज़ रहती है, उसमें चले जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। यह राम स्वरूप जी प्रेमा को बताते हैं। प्रेमा कहती है, और लड़का? राम स्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का जो है वो सवा शेर है। यहाँ पर अब तक जो बात हो रही थी वो उनके शंकर जो है, मतलब उनके जो पिताजी है, शंकर जी के जो पिताजी है गोपाल प्रसाद, उनकी बात हो रही थी कि वह वकील है। और बेटे के बारे में जब प्रेमा पूछती है तो राम स्वरूप जी ये कहते हैं कि बाप शेर है तो लड़का जो है वो सवा शेर है। यह एक कहावत है कि बाप अगर शेर है तो बटा लड़का जो है वो सवा शेर है। उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में है। यहाँ पे लड़का जो है वो बीएससी किया है, उसने क्या किया है, बीएससी किया है, और उसके बाद वो लखनऊ में ही पढ़ता है और मेडिकल कॉलेज में है। मतलब जो लड़का उमा को देखने के लिए आ रहा है, जिसका नाम शंकर है, वो बीएससी में है, लखनऊ में पढ़ता है और मेडिकल कॉलेज में है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है। क्या कहता है वो? कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा। क्या करूँ, मजबूरी है। उसी दौरान रतन, राम स्वरूप जी का नौकर, कहता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। राम स्वरूप जी कहते हैं दरवाजे से बाहर झाँक कर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तू उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मेहमाने से, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर मतलब खांसना। नहीं नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे रतन, मतलब उनका नौकर जो है, वो बाबूजी को पुकारता है। राम स्वरूप जी पहचान लेते हैं। जब वो दरवाजे के बाहर झांक लेते हैं तो उनको पता चलता है कि गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर उमा को देखने आए हैं। और इस तरह से वो प्रेमा को कहते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं कि उमा को कहना कि थोड़ा सा वो गा दे, मतलब वो गाना भी गाएगी। उस तरह से मेहमानों को वो पूछते हैं कि मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद जी खांस कर कहते हैं कि नहीं नहीं, तांगे वाला जानता था,
रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप जी, हाँ हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां है? और इस तरह से रामस्वरूप जी हंसते हुए लड़के की तरफ देखते हुए लड़के को, शंकर को पूछते हैं, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर कहता है, जी कॉलेज को तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया हूँ या चला आया था। तो जो वीक एंड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल संडे या सैटरडे, उसको हम वीक एंड कहते हैं। तो उस दिन कॉलेज को छुट्टियां नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे वीकेंड है, तो वीकेंड में मैं चला आया हूँ। रामस्वरूप जी कहते हैं, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर जी कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, तो यहाँ पर क्या हुआ? रामस्वरूप जी शंकर को कुछ सवालात कर रहे हैं कि कॉलेज की छुट्टियाँ कितने दिन तक है। तो उसने कहा कि वीकेंड में मैं चला आया था। और जो तुम्हारा बीएससी में, जो मेडिकल कॉलेज में तुम हो, वहाँ का जो कोर्स है वो ख़त्म होने के लिए कितने साल भर जो है वो रह गया है? तो शंकर कहता है कि कुछ साल 2 साल जो है वो रहा होगा। इस तरह से शंकर को, मतलब उस युवक को, रामस्वरूप जी लड़की के पिताजी कुछ सवालात कर रहे हैं। उस दौरान ही गोपाल प्रसाद, मतलब शंकर के पिताजी, बीच में ही रुकाते हुए, अच्छा तो साहब, पूछते हैं। उसी दौरान गोपाल प्रसाद जी अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए कहते हैं, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए? रामस्वरूप जी कहते हैं चौंक कर, बिजनेस? समझ कर, ओहो हो, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी रामस्वरूप जी को कहते हैं कि चलो बिजनेस की बातचीत कर लेते हैं। पहले तो रामस्वरूप जी चौंक जाते हैं कि बिजनेस, फिर उनको समझ में आता है और वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, पहले नाश्ता तो कर लेंगे, उसके बाद जो है हम बिजनेस की बात करेंगे। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, यह सब आप क्यों तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ का मतलब होता है कि औपचारिक, औपचारिक करना मतलब फॉर्मेलिटी करना। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि इतनी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ये क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हो? इतनी औपचारिकता, तकल्लुफ़ का मतलब है औपचारिकता, मतलब फॉर्मेलिटी। रामस्वरूप जी, हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और अंदर जाते हैं। और यहाँ पर रामस्वरूप जी हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसमें फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, तकल्लुफ़ की बात नहीं है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है, मैं बहुत ही नसीब वाला हूँ कि आप हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, आप हमारे यहाँ पर आए हैं। और ऐसा कहते हुए वो अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद जी अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। फिर गोपाल प्रसाद झुककर, क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। और इस तरह से गोपाल प्रसाद अपने बेटे को पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, तुम्हारी शादी पक्की करने आए हैं हम, कमर सीधी करके बैठो और सीधा बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू सर रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे को सीधे बैठने के लिए कहते हैं और उसी दौरान वो शंकर को ये भी कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं, शंकर की बैकबोन, तो रीढ़ की हड्डी जो है वो मनुष्य के बैक बोन में होती है, उसको बैकबोन कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन। और उसके शंकर के दोस्त जो है वो शंकर को शंकर की बैकबोन, और वो कुछ आगे बोलने ही वाले थे, उस दौरान रामस्वरूप जी चाय की ट्रे लेकर आते हैं और मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं ना? रामस्वरूप जी चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी?
और इस तरह से गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि आपने हमारी बात मानी नहीं, आप तो तकल्लुफ़ कर ही रहे हैं। तो राम स्वरूप जी हंसते हुए चाय में या चाय जो है वो प्याले में डालते हैं और पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है कि हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय चाहिए और ज़रा सी चीनी भी ज़्यादा डालिए। यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी उनको किस तरह से चाय चाहिए वो उनको बताते हैं। शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। और इस तरह से शंकर यहाँ पर मजाक करते हुए जो है एक बात जो है वो कहता है कि जो ज़्यादा चीनी लेता है उस पर टैक्स लगेगा। इस तरह की बातें करते हुए वहाँ पे कुछ हंसी मजाक होते हैं। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप जी कहते हैं शंकर का प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। और इस तरह से कुछ हंसी मजाक की बातें यहाँ पर हो जाती है। राम स्वरूप जी कहते हैं ज़ोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। खूबसूरती का सवाल बेढक हो गया है। बेढब का मतलब होता है खूबसूरती के नाम पर लूट लेना या फिर ठग लेना। तो हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। तश्तरी का मतलब होता है डिश या प्लेट। गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए रामस्वरूप जी ये कह रहे हैं कि खूबसूरती देखना हमारे ज़माने में जो है खूबसूरती का सवाल जो है वो बेढब हो गया है। किसी को ठग लेना या फिर लूट लेना, तो बेढब का मतलब है ठग लेना या लूट लेना। गोपाल प्रसाद जी समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप जी शंकर की तरफ मुखातिब होकर शंकर की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है किस मामले में? रामस्वरूप जी, यदि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो रामस्वरूप जी जो है वो शंकर को या उस लड़के को सवाल करता है कि अगर शादी तय करते समय खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए, कि तुम शादी तय करते समय खूबसूरती को देखेंगे क्या? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है और जायज़ा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। तो इस तरह से शंकर को सवाल करते हैं रामस्वरूप कि शादी तय करते समय खूबसूरती का कितना हिस्सा है। और उसी दौरान शंकर के पिता गोपाल प्रसाद बीच में ही रामस्वरूप को कहते हैं कि यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि लड़की खूबसूरत ही होनी ज़रूरी ही है, निहायत ज़रूरी है, होनी ही चाहिए। और जायज़ा का मतलब है जन्म पत्र जो है ये तो मिल ही गए हैं, बस अभी लड़की हमें खूबसूरत चाहिए। इस तरह से जब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़की जो है वो खूबसूरत ही होनी चाहिए, तभी राम स्वरूप जी कहते हैं कि जी जायज़े का मिलना क्या मुश्किल बात है। जायज़े का मतलब है जन्म पत्र, जन्म पत्रिका मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ, इसे समझिए। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। रामस्वरूप जी यहाँ पर जो है वो हंसी मजाक करते हुए कहते हैं कि कुंडली मिलना या जन्म पत्रिका मिलना ये कौन सी मुश्किल बात है। ठाकुर जी के सामने रख दिया या ठाकुर जी के चरणों के सामने रख दिया, कुंडली जो है वो खुद ब खुद मिल जाएगी। और शंकर और राम प्रसाद जी हंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर गोपाल प्रसाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस और गंभीर नज़र आते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप जी हाँ हाँ, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना।
उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक रख उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? आपने देखा ही होगा कि गोपाल प्रसाद जी का मानना ये है कि लड़की जो है वो अधिक ज़्यादा पढ़ी लिखी होने की ज़रूरत नहीं है। लड़की को सिलाई आए, बुनाई आए, बस उतना ही काफ़ी है, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रामस्वरूप जी कुछ न कहते हुए मेज़ को उस तरफ सरका देते हैं और अंदर मुंह करके, दरवाजे की ओर मुंह करके ज़ोर से बोलते हैं कि पान भिजवा देना। उसी दौरान उमा जो है वो पान की प्लेट लेकर, तश्तरी लेकर अपने पिता को देती है और उस समय उसका चेहरा जो है वो ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ एक सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखाई देता है। बाप बेटे शंकर और गोपाल प्रसाद जी चौंक जाते हैं और एक साथ कहते हैं, चश्मा? रामस्वरूप जी ज़रा सकपकाकर, मतलब ज़रा वहाँ पे वो डर जाते हैं कि क्या बोलूँ। जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो बात को संभालते हुए रामस्वरूप जी कहते हैं कि जी कल महीने, मतलब पिछले महीने ही ज़रा उसकी आंखें दुखने लगी थी, इसलिए थोड़े दिनों के लिए जो है वो चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं कुछ। तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी ने पहले ही कहा है कि लड़की जो है वो पढ़ी लिखी होने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको सिलाई बुनाई आ जाए बहुत हो गया। लेकिन यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी जो है वो जब लड़की ने चश्मा पहना हुआ देखकर वो चौंक जाते हैं। रामस्वरूप जी उस पर विवरण भी करते हैं, विस्तार से बताते भी है कि चश्मा उसको क्यों लगा है, क्योंकि पिछले ही महीने उसकी आंखें दुख रही थी, इसकी वजह से उसको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए चश्मा पहनना पड़ रहा है। तो गोपाल प्रसाद जी को शक हो जाता है। वो पूछते हैं कि इसकी पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो उसको चश्मा नहीं लगा है ना? तो ये सवाल जो है वो रामस्वरूप जी से गोपाल प्रसाद करते हैं। गोपाल प्रसाद जब पूछते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगा है ना? तो रामस्वरूप जी जवाब देते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया ना। और रामस्वरूप जी कहते हैं, नहीं साहब, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से नहीं, मैंने तो अभी आपको बताया कि आंखें दुख रही थी, मैंने अर्ज़ किया ना, मैंने आपको बताया। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। और इस तरह से गोपाल प्रसाद जी को सेटिस्फेक्शन हुआ कि वो संतुष्ट हो गए और उनने कोमल स्वर में उमा को बैठने के लिए कहा। रामस्वरूप जी कहते हैं, वहाँ बैठे जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है और इस तरह से रामस्वरूप जी उमा को उस तख्त पर बैठने के लिए कहते हैं और जहाँ पर बाजे वाजे मतलब हारमोनियम और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ वहाँ पर रखे हुए थे, कि वहाँ पे हारमोनियम रखा हुआ था या सितार रखी हुई थी, वहाँ पर उमा को बैठने के लिए कहा। उमा बैठती भी है। गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि हाँ, चलती चाल तो अच्छी है, चाल में कुछ खराबी नहीं है और चेहरे पर भी छवि है, मतलब चेहरा भी ठीक ठाक है, पर गाना बजाना सीखा है कि नहीं, ये सवाल गोपाल प्रसाद जी कहते हैं। रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितारे के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। और इस तरह से गोपाल प्रसाद जी जब उमा को गाना गाने के लिए पूछते हैं तो रामस्वरूप जी उमा को कहते हैं कि तुम क्या करो, गाना गाओ। वो गाना गाना शुरू करती है। वह एक फेमस भजन गाती है, जो गाना है मेरे तो गिरधर गोपाल। यह गाना वो शुरू करती है और गाना गाते गाते
उसकी आंखें जो है वो शंकर के आंखों से मिल जाती है और गाते गाते ही वो अचानक वहाँ पे रुक जाती है। राम स्वरूप जी कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। उनके पिताजी, उमा के पिताजी राम स्वरूप जी कहते हैं कि क्या हुआ, गाना क्यों बंद किया, गाना पूरा करो। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद जी जो है वो कहते हैं, नहीं नहीं ठीक है, अभी काफ़ी है गाना, और अच्छा गाती है आपकी लड़की। और उसी तरह से उमा जो है वो सितार को रखकर अंदर जाने की के लिए बढ़ती है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। गोपाल प्रसाद जो है वो उमा को कहते हैं कि अभी मत जाओ, अभी ठहर जाओ। राम स्वरूप जी, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है और राम स्वरूप जी जो है वो उसको कहते हैं कि तुम थोड़ा देर या थोड़ी देर और बैठ जाओ, और उमा जो है वो वहाँ पर बैठ जाती है। इस तरह से उमा वहाँ पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से सवाल करते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा जो है वो बिल्कुल चुपचाप है, उसका जवाब वो नहीं देती है। तो राम स्वरूप जी जवाब देने लगते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वह जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दिन दीवार पर थी, वह उस दीवार पर भी है। और इस तरह से राम स्वरूप जी उमा ने जो पेंटिंग वेंटिंग जो सीखी थी, या जो पेंटिंग उसने बनाई थी, एक कुत्ते वाली की पेंटिंग उसने बनाई थी, और उस तस्वीर को दीवार पर भी टंगा हुआ था, तो उसको गोपाल प्रसाद जी को दिखाया। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? गोपाल प्रसाद जी और सवाल कर रहे हैं, और सिलाई वगैरह आती है? तो राम स्वरूप जी कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रखती रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ 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 हाँ। और इस तरह से राम स्वरूप जी जो है अपनी बेटी के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ तक मेरी कमीज़ भी और सारे घर के जो कपड़े जो है वो इसी के हाथों सिलाए जाते हैं, और यही ज़िम्मे रहती है, मतलब इसी की ज़िम्मेदारी में रहती है, यही वो काम करती है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे। उमा चुप, उमा कुछ भी यहाँ पे नहीं कह रही है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, और राम स्वरूप सकपकाते हैं। और इस तरह से गोपाल प्रसाद जी उमा को सवाल करते हैं कि इनाम बिनाम कुछ मिला है कि नहीं आपको। लेकिन यहाँ पे राम स्वरूप जो है वो इशारे से खांसते हैं, और उमा जो है वो यहाँ पे बिल्कुल चुपचाप बैठी है, सर झुकाए गर्दन झुकाए बैठी है। राम स्वरूप जी कहते हैं, जवाब दो उमा। हाँ हाँ, ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने। और इस तरह से राम गोपाल स्वरूप जी कहते हैं कि उमा को जवाब दो, लेकिन वो इस बात को कहते हैं कि नहीं, ये शर्मा रही है, इनाम तो इसने। तो गोपाल प्रसाद जी बीच में ही बोलते हैं, ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। गोपाल प्रसाद जी यहाँ पर जो है थोड़ी रूखी आवाज़ में जो है वो बोलते हैं कि राम स्वरूप जी, ज़रा उमा को तो बोलने के लिए मुंह खोलने दीजिए। राम स्वरूप जी, उमा देखो, आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। राम स्वरूप जी उमा को कहते हैं कि तुम जवाब दो। उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी। जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। उमा जो है इतने देर से कुछ भी नहीं बोल रही थी। उमा जो है यह सुशिक्षित युवती है, एक पढ़ी लिखी लड़की है, और ये सब देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो गई थी। और जब वो जवाब दे रही है तो इस तरह से जवाब दे रही है कि वो कहती है कि कुर्सी मेज़ जब बिकती है तो दुकानदार जो है वो कुर्सी और मेज़ को नहीं पूछता है कि तुम्हें बिकना है कि नहीं, वो सिर्फ खरीदार को पूछता है कि आपको अच्छी लगी कि नहीं, या पसंद आई कि नहीं, वरना। और इस तरह से उमा जो है उसका जवाब देती है। राम स्वरूप जी चीख कर खड़े हो जाते हैं, उमा, उमा।
उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। और इस तरह से उमा ने एक तीखा व्यंग्य यहाँ पर किया और वो कह रही है कि औरत या कुछ ये जो स्त्री है, ये स्त्री जो है वो सामान नहीं है जो कोई भी आए और ख़रीद कर लेकर जाए। इस तरह का जवाब देते हुए यहाँ पर जब वो सुनते हैं सभी गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप जी, तो रामस्वरूप जी जो है वो चौंक कर खड़े हो जाते हैं और उमा को पुकारते हैं। उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। और इस तरह से गोपाल प्रसाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और रामस्वरूप जी को कहते हैं कि आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ पे बुलाया था। उमा तेज़ आवाज़ में कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और इस तरह से उमा जो है वो तेज़ आवाज़ में कहती है कि हमारी भी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतने देर से माप तोल कर रहे हैं। शंकर जी कहते हैं, बाबूजी चलिए, यहाँ पे लड़का जो है, जो युवक आया हुआ है, वो कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप हो जाते हैं वहाँ पे और गोपाल प्रसाद जी यहाँ पर उमा को पूछते हैं कि तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है या कोई चोरी भी नहीं की है और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। और इस तरह से उमा को उस शंकर जो युवक है उसकी असलियत पता होती है और शंकर को जो है वो कहते हुए उमा जो है वो कहती है कि हाँ, यहाँ पे गोपाल प्रसाद को और शंकर को वो जवाब देती है कि हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने बीए पास किया है। यही नहीं कि ये जो पढ़ाई करना, ये कोई पाप नहीं किया है मैंने और ना ही मैंने कोई चोरी की है। और मैं आपके पुत्र की तरह नहीं हूँ, आपके लड़के की तरह नहीं हूँ जो लड़कियों के हॉस्टल में ताका झाका करता हूँ। मुझे अपनी इज्जत और मेरा मान ख्याल है, मुझे उसका ख्याल है, लेकिन आप अपने बेटे से पूछिए कि वो नौकरानी के पैरों में पड़कर वो मुंह छिपाता भागता है। और इस तरह से उमा जवाब देती है। रामस्वरूप जी उमा को चिल्लाते हैं, कहते हैं, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद जी भी यहाँ पर गुस्से से खड़े होकर, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरा साथ दगा दिया है या मुझे मेरे साथ दगा किया है, धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक मतलब 10वीं तक। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए और इस तरह से गोपाल प्रसाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं और रामस्वरूप जी को कहते हैं कि आपने मुझे दगा दिया है, धोखा दिया है। आपकी बेटी बीए पढ़ी हुई है और आपने मुझे कहा कि वो 10वीं तक पढ़ी है, मैट्रिक तक पढ़ी है। और इस तरह से गोपाल प्रसाद जी दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लड़के बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं और उमा सहसा चुप हो जाती है। और इस तरह से यहाँ पर उमा जो है वो गोपाल प्रसाद जी को जाते जाते, गोपाल प्रसाद जी दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। गुस्से में आकर शंकर और गोपाल प्रसाद दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और तभी उमा उनको कहती है कि जाइए, जाइए और ज़रूर जाइए और घर जाकर ये भी पता लगाइए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उसको बैकबोन कहते हैं, बैकबोन। और इस तरह से बाबू गोपाल प्रसाद जी जो है वो, उनके चेहरे पर बेबसी थी,
शक्ति जिस तरह से उनकी चली गई हो, उस तरह से उनका चेहरा हो गया था, गुस्से से लाल हो गया था। लड़का भी जो है वो रुलासापन में रुला सा चेहरा दिखाई दे रहा था और दोनों बाहर चले जाते हैं और इस तरह से उमा जो है वो सहसा चुप हो जाती है। यह जो एकांकिका ली गई है, यह एकांकिका जो है वो भोर का तारा इस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो इस तरह से उमा के ज़रिए, एक सुशिक्षित युवती के ज़रिए लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि औरत पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी यहाँ पर लड़की के साथ या एक औरत के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है। शादी तय करते समय लड़की जो है यह कोई वस्तु नहीं है, यह कोई चीज़ नहीं है कि लोग जो है वो खरीदने के लिए आए हैं। और जिस तरह से उस उमा के साथ या उस सुशिक्षित युवती के साथ जिस तरह से बर्ताव किया कि तुम्हें चलना आता है कि नहीं, तुम्हें गाना आता है कि नहीं, तुम्हें सिलाई आती है कि नहीं, तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं, तो इस तरह से जो है वो सवालात किए जाते हैं और एक वस्तु की तरह जो वस्तु की तरह जो है यहाँ पर माना जाता है और नारी को या नारी का सम्मान नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इस एकांकी का ज़रिए यहाँ पर माथुर जी ने नारी का सम्मान करना चाहिए और जो स्त्री शिक्षा है इसको महत्व जो है वो मिलना चाहिए। और आज उमा जो है वो इतनी पढ़ी लिखी होने के कारण ही वो स्त्री शिक्षा जो है या पढ़ी लिखी होने के कारण ही वो उस लड़के को और उनके पिताजी को इस तरह का जवाब दे पाई। तो नारी सम्मान और स्त्री शिक्षा को महत्व यहाँ पर माथुर जी ने इस एकांकी के ज़रिए दिया है।